नीलम के कोई बच्चा नहीं था, जिस वजह से उसकी सास और ननद अक्सर ही उसे ताने मारा करती थी। आज के दिन भी उसकी सास उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे कम से कम मुझे एक पोता या पोती का सुख नहीं दे सकती तो चाय तो समय से दे दिया कर। कब से यहाँ बैठकर चाय के लिए चिल्ला रही हूँ। लगता है किसी दिन पानी के लिए भी ऐसे ही चिल्लाना होगा। माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आपने भाभी जैसी बहू को भैया के लिए क्यों चुना। इनमें तो इस घर की बहू बनने की कोई खूबी नहीं है, और ऊपर से इनकी शादी को 4 साल हो गए। अब तो मैं सच में सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो नितिन की प्रेमिका से ही उसकी शादी कर देती, तो कम से कम नितिन भी सारी जिंदगी मेरा एहसान मानता और अब तक मैं अपने पोते पोतियों को गोद में खिला रही होती। नीलम विनीता और निहारिका के लिए चाय लेकर आती है और रख कर चली जाती है। रसोई में जाने के बाद वो खुद से कहती है, मेरी संतान नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। इन 4 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं झेला, पर मैं किससे शेयर करूं। इस तरह नीलम बहुत परेशान हो जाती है। तो वहीं इस चाय वाली बात के बाद घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है, और जब नितिन को इस बारे में पता चलता है तो नितिन रसोई में आता है और अपनी ही पत्नी के बाल पकड़कर उस पर भड़कते हुए कहता है। नीलम का पति नितिन भी अपनी माँ विनीता और बहन निहारिका की बातों में आ जाता है और वो और उसकी माँ बहन तीनों मिलकर नीलम पर खूब अत्याचार करने लगते हैं। वो कभी उसको खाना नहीं देते तो कभी उसके साथ मार पिटाई करते। नीलम भी दर्द से रोती है, पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन विनीता तय करती है कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी। नितिन, बहुत हुआ इस बांझ का रोना धोना। मैं कल ही तेरी दूसरी शादी के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। मुझे इस घर में चिराग चाहिए। बच्चों की चाह में नितिन भी कुछ नहीं बोलता और अगले ही दिन विनीता और निहारिका नितिन को ले जाते हैं उसकी पुरानी प्रेमिका यानी रूबी के घर, और इस तरह रूबी और नितिन का रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी हो जाती है। विनीता और निहारिका अपनी लाई हुई नई बहू रूबी को सिर आंखों पर बिठा लेती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पहली बहू नीलम को घर के सबसे पीछे वाले एक छोटे और अंधेरे कमरे में बंद कर देती हैं और उसका खाना पीना पूरी तरह बंद कर देती हैं। ऐसे ही एक दिन भूख में तड़प कर नीलम जब अपने घर में आती है तो रूबी उसे देखकर हैरान हो जाती है और निहारिका भी उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी निहारिका उसे फटकार लगाते हुए कहती है, क्यों आई है तू यहाँ पर? चल जा यहाँ से। थोड़ा सा तुझे छूट दो तो सर पर नाचने लगती है। निहारिका, तुम इस तरह दीदी से क्यों बात कर रही हो? माना कि वो नितिन जी की पहली पत्नी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उनके साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे। अरे आखिर वो भी तो इंसान ही है ना, और अगर वो यहाँ इस घर में आई है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। दीदी, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको, और आपने अपना ऐसा हाल क्यों बना रखा है? ये सब किस्मत का खेल होता है रूबी। अगर मैं इस घर को एक संतान दे देती तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता, लेकिन शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ज्यादा ही बुरे कर्म किए थे, इसीलिए मुझे इस जन्म में उसकी सजा मिल रही है। रूबी और नीलम की बातें खड़े होकर निहारिका सुन रही थी कि तभी वहाँ पर विनीता तमतमाती हुई आती है और गुस्से में कहती है, रूबी, तू नीलम से दूर रह वरना अच्छा नहीं होगा। और निहारिका, जा उस बांझ के कमरे को बाहर से लॉक कर दे। उसे आज से इस घर का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अंदर ही उसे भूखी मरने दे। निहारिका अपनी माँ की सारी बात मानती थी, इसलिए वो अपनी बड़ी भाभी को खींच कर ले जाती है और कमरे में बंद कर देती है। नीलम कई दिनों तक उस अंधेरे कमरे में बिना खाने और पानी के तड़पती रहती है। ये सब देखकर नितिन की दूसरी पत्नी रूबी को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे अपनी सौतन नीलम पर दया आ जाती है। वो सोचती है कि सिर्फ बच्चा न होने की वजह से इस बेकसूर औरत को इतना टॉर्चर किया जा रहा है। रूबी फैसला करती है कि वो अपनी सौतन को अपनी सगी बहन की तरह रखेगी। बस बहुत हुआ, मैंने सोच लिया है कि मैं नीलम दीदी को और दुख में नहीं देख सकती। सिर्फ बच्चा न होने की वजह से ये लोग उन्हें इतना टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन अब और नहीं, न मैं जुल्म सहूंगी और न मैं उन्हें सहने दूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं उन्हें अपनी बहन की तरह रखूं। अब कल से वो इस घर में भी आएगी और हमारे साथ भी रहेगी। इतना बोलकर अब रूबी आधी रात के समय जब विनीता, निहारिका और नितिन सो जाते हैं तो छुपकर रसोई से अच्छा खाना और पानी लेकर नीलम के उस अंधेरे कमरे में जाती है। ये लो नीलम दीदी, जल्दी से ये खाना खा लो। तुम कई दिनों से भूखी हो, आज से तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं तुम्हारी सौतन नहीं, तुम्हारी छोटी बहन हूँ। नीलम रूबी के हाथों से खाना खाती है और दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार हो जाता है। रूबी रोज रात को छुपकर नीलम को खाना खिलाती है और उसके घाव पर दवा लगाती है। लेकिन एक दिन दोपहर के समय जब रूबी नीलम को अपने हाथों से जूस पिला रही होती है, तभी अचानक वहाँ सास विनीता और ननद निहारिका आ जाती है। रूबी, तेरी ये हिम्मत कि तू इस बांझ को जूस पिला रही है। मैंने इस घर में इसका दाना पानी बंद किया है और तू इसकी हमदर्द बन रही है। हट सामने से, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। इतना बोलकर विनीता रूबी को धक्का देकर गुस्से में नीलम के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और निहारिका के साथ मिलकर उसे मारने लगती है। तभी वहाँ नितिन भी आ जाता है, पर वो नीलम को बचाने की बजाय अपनी माँ का साथ देता है। अपनी सौतन पर ये जानलेवा हमला देखकर रूबी का सब्र टूट जाता है।
वो तुरंत बीच में आती है और बस माँ जी, बहुत हुआ तुम लोगों का ये गंदा खेल। अरे कुछ तो शर्म करो। सिर्फ एक बच्चा ना होने की वजह से आप लोगों ने दीदी पर इतने सालों तक जुल्म किया, उन्हें भूखा रखा। नितिन, तुम एक पति कहलाने के लायक नहीं हो जो अपनी पहली पत्नी पर होते जुल्म को देख रहे हो। मुझे आज दुख हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी पहली पत्नी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं इस घर में आई और मुझे दीदी का हाल पता लगा, पर अब और नहीं। रूबी, तू अपनी सौतन के लिए हमसे बगावत कर रही है। भूल मत कि तू इस घर की नई बहू है। हम तुझे भी इस घर से निकाल देंगे। मुझे निकालने की जरूरत नहीं है माँ जी, बल्कि इस घर से जाने की बारी अब आप लोगों की है। इस घर में जो भी जुल्म दीदी पर हो रहा था उसके सारे वीडियो और मेडिकल सबूत मैंने संभाल कर पुलिस को दे दिए, क्योंकि जब आप लोग अपने कमरे में आराम से सो रहे थे ना, तभी मैंने दीदी का साथ देने का फैसला कर लिया था और आप लोगों से छुप कर दीदी का इलाज करवाया। और इस तरह मेरे पास सभी सबूत है। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी बुला लिया है। तभी घर के दरवाजे पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि रूबी ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस को देखकर विनीता, निहारिका और नितिन के होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मिलकर मेरी बड़ी बहन नीलम को सालों से बंधक बना कर रखा और बुरी तरह पीटा। इन तीनों को अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए। पुलिस तुरंत आगे बढ़ती है और विनीता, निहारिका और नितिन को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। उन तीनों गंदे लोगों को उनके कर्मों की सख्त सजा मिल जाती है। रूबी भी अब तुरंत नीलम को गले लगा लेती है और उसे अच्छे कमरे में रखती है। इस तरह नीलम ने अपनी सौतन रूबी को अपनी बहन माना और रूबी के इस कड़े स्टैंड की वजह से अत्याचारी सास, ननद और पति जेल पहुंच गए। दोनों बहनें अब उस घर में शांति से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। हाय रे, बहू जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी ये लीजिए बाबूजी। कितनी बार कहा है आपको, अब आपकी उम्र नहीं रही काम करने की। देखो तो पैर भी कैसे कपकपा रहे हैं। हम मजदूरों की जिंदगी ही ऐसी होती है सरला, क्या करें। अगर कमाऊंगा नहीं तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। आज अगर हमारा बेटा लापता ना होता तो मुझ बूढ़े बाप को यूं काम नहीं करना पड़ता। पता नहीं कैसी किस्मत लिखता है भगवान हम गरीबों की। दिन पर दिन बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शरीर पता नहीं कब तक साथ देगा। ऊपर से घर में जवान बेटी है। अगर हालत ऐसी ही रही तो ऐसे में कैसे इसकी शादी करवा पाऊंगा। अपने सास ससुर की ये हालत देखकर सांझ को उन पर बहुत दया आ जाती है। दरअसल रामकिशोर और सरला का एक बेटा था सुरेश, जो कि कुछ साल पहले मजदूरी के लिए शहर गया था, लेकिन वहाँ जाने के साल भर बाद ही वो लापता हो गया और उसकी अब तक कोई खबर नहीं थी। अपने मजबूर ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अब सांझ फैसला लेती है कि अब वो काम करेगी। इसलिए अब वो काम की तलाश में पहाड़ों पर निकलती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या काम करे। वो पहाड़ी इलाके के उस टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचती है जहां बहुत से टूरिस्ट घूमने आते थे। उस जगह पर खाने के तरह तरह के ठेले भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ टूरिस्ट थे जो निराश होकर वहां से जा रहे थे। वाह क्या खूबसूरती है इन पहाड़ों की। लेकिन एक बात है, यहाँ का नजारा जितना अच्छा है ना, उतनी बकवास यहाँ की मैगी है यार। न जाने कितनी बकवास मैगी बनाते हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है इन मैगी में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। बस ऐसे ही फेमस हो रखे ये पहाड़ी लोग अपनी पहाड़ों वाली मैगी के नाम से। पहाड़ों वाली मैगी, हाँ मैं ये काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे तो तरह तरह की मैगी बनाने आती है। ऊपर से घर में भी सब कहते हैं कि मैं मैगी बहुत अच्छी बनाती हूँ। अगर मैं मैगी का काम शुरू करूँ तो हो सकता है मैं अच्छी कमाई शुरू कर सकूँ। घर आकर संध्या ये बात अपने सास ससुर को बताती है। माँ जी, बाबूजी, मैंने सोच लिया है, मैं अब मैगी बनाने का काम शुरू करूंगी। टूरिस्ट प्लेस पर आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट पहाड़ों वाली मैगी को टेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पसंद की मैगी मिल नहीं पाती। वैसे भी उस जगह पर मुश्किल से 1-2 मैगी वाले ही हैं जो अपनी मर्जी से उनसे पैसे मांगते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कुछ लोगों की वजह से हमारी पहाड़ों वाली मैगी बदनाम हो। और बाबूजी की हालत तो आप सब जानते हो, इस ठंड में वो बाहर जाकर काम कर नहीं पाएंगे, तो घर खर्च चलाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, बाबूजी को अब आराम करना चाहिए, और सर्दियों का ये महीना तो पैसा कमाने के लिए अच्छा होता है। इस वक्त टूरिस्ट स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्या पता भाभी का ये काम चल पड़े। मुझे लगता है ये दोनों ठीक कह रही हैं, और बहू के इस काम में मैं उसका साथ दूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर मैगी का ठेला लगाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसी तुम सबकी मर्जी। संध्या बहू, ये ले कुछ पैसे रख और इससे जरूरी सामान ले आ। ठीक है बाबूजी। अगले दिन से दोनों सास बहू मैगी बनाने का सामान, कुछ लकड़ियाँ, त्रिपाल लेकर चल पड़ती हैं और अपनी छोटी सी दुकान लगाने लगती हैं। तभी कुछ आदमी वहाँ आते हैं। अरे ओ, ये यहाँ से अपनी दुकान हटाओ। वैसे भी यहाँ पहले से ही मैगी वाले, तुम और आ गई यहाँ। लेकिन हमने पहले ही यहाँ के मालिक से बात कर ली है, फिर तुम क्यों हमें मैगी बनाने से रोक रहे हो? अरे क्योंकि इधर मैं मैगी बेचता हूँ, इसलिए कोई और यहाँ मैगी नहीं बेच सकता। चलो अब भागो यहाँ से। चल बहू, यहाँ से चलते हैं, हम पीछे चलकर अपनी मैगी की दुकान लगाते हैं। लेकिन माँ जी, इतने पीछे तो कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं।
अरे हमारे मैगी में पड़ने वाले मसालों की खुशबू इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप खींचे चले आएंगे, और जब भगवान ने हमें यहाँ तक का रास्ता दिखाया है तो आगे भी दिखाएगा। इतना सब होने के बाद भी दोनों सास बहू हार नहीं मानती। फिर कुछ देर तक जब कोई भी ग्राहक नहीं आता तो संध्या टूरिस्ट के पास जाती है। सुनिए, आप अगर यहाँ की सबसे अच्छी मैगी खाना चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ, हम ऐसी मैगी बनाकर आपको खिलाएंगे कि आप उसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ कह रही हो तो ठीक है, एक बार तुम्हारी मैगी ट्राई करके देख लेते। अरे नहीं विराज, तुम्हें याद है जब रोशनी और रौनक यहाँ से घूम कर गए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये पहाड़ी लोग एक तो इतनी महंगी मैगी बेचते हैं, ऊपर से उसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। नहीं नहीं मैडम, आप एक बार हमारे यहाँ की मैगी खाकर तो देखिए, और दाम भी औरों के मुकाबले कम है, सिर्फ 50 रुपए प्लेट, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप वो पैसे भी मत देना। अच्छा इतनी तारीफ कर रही हो अपनी मैगी की तो चलिए एक बार चलकर देख ही लेते हैं। संध्या बड़ी मुश्किल से उन 2 ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाती है। फिर बहू जल्दी से मैगी बनाती है और उसमें अपनी सास के हाथ का सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला डालती है। वाह, ये तो सचमुच कमाल की मैगी है। सच में इतनी टेस्टी मैगी तो हमारे दिल्ली शहर में भी नहीं मिलती। सच कहूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज का दिन हमारी इस ट्रिप का आखिरी दिन है, लेकिन अब मैं अगली बार यहाँ आऊंगी तो तुम्हारे यहाँ की मैगी खाऊंगी, साथ ही अपने और दोस्तों को भी बताऊंगी कि वो भी जब घूमने आए तो यहीं की मैगी खाएं। उस दिन ग्राहकों का अच्छा रिस्पांस मिलने से उन दोनों का हौसला और भी बढ़ जाता है, जिससे पहले ही दिन दोनों को पूरे 800 रुपए की कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों सास बहू हर रोज उस जगह आकर अपनी मैगी की दुकान लगाती, लेकिन अभी भी उनके पास इतनी भीड़ नहीं आती जितनी दूसरे मैगी वालों की दुकान पर होती। ये देख संध्या दिमाग लगाती है और टूरिस्ट गार्ड और टूरिस्ट बस के ड्राइवर से जाकर कहती है, अगर आप लोग मेरे मैगी के ठेले पर ग्राहक भेजेंगे तो मैं हर रोज कमाई के हिस्से का 10% आप लोगों को दूंगी। बस आपको एक काम करना है कि जब भी कोई टूरिस्ट मैगी खाने के बारे में पूछे तो आप उसे मेरे यहाँ भेज दे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी डील है, इससे तो मेरी अच्छी साइड इनकम भी हो जाएगी। अब संध्या अपने काम को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करती है। अब जो कोई भी उस सनसेट पॉइंट पर आता तो मैगी खाने वाले सभी ग्राहक उसी के ठेले पर आते, जिससे सास बहू की कमाई अच्छी खासी होने लगी। संध्या की ननद जहाँ घर पर रहकर घर के सारे काम संभालती, तो वहीं दोनों सास बहू सुबह से शाम तक मैगी बेचती। लेकिन इससे दूसरे मैगी वाले उनसे चिढ़ने लगे। जल्दी से मैगी की प्लेट लगा दीजिए, आपको पता है हमने आपकी पहाड़ी मैगी की इतनी तारीफ सुनी है कि हमने रास्ते में कहीं खाना भी नहीं खाया, यही सोचकर कि अब सीधा आपके यहाँ की मैगी खाएंगे। ये सुनकर मदन और जगदीश, जो कि उसी टूरिस्ट प्लेस पर मैगी बेचते थे, सास बहू की इस कमाई से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। चुपके से उनकी बनाई हुई मैगी में कॉकरोच डाल देते हैं। जब टूरिस्ट मैगी खाने लगते हैं तो उसमें पड़े उस कॉकरोच को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कि तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट आता है जिसने अपने कैमरे में सब रिकॉर्डिंग की होती है। मैं जब इन हसीन वादियों का वीडियो बना रहा था तभी मेरे कैमरे में ये सब कैद हुआ। मैंने इन दोनों आदमियों को इनकी मैगी के सामान में ये कॉकरोच डालते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। वो वीडियो देखने के बाद सभी लोगों ने उन दोनों के ठेले को ही तोड़ दिया, जिससे उस दिन के बाद उस टूरिस्ट प्लेस पर सिर्फ सास बहू का ही मैगी ठेला लगता था। अब जो भी ग्राहक उस जगह आता वो उनकी पहाड़ों वाली मैगी खाए बिना नहीं